दोस्तों जय हिंद। स्वागत है आप सभी का स्टडी विद एम एसपीपी चैनल पर। दोस्तों ये वीडियो बेसिकली जिनको यूपीपीएससी या यूपीएससी या किसी भी स्टेट के जो सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम है उसको देना है, उन सभी के लिए है ये वीडियो। ठीक है, सभी के लिए उतना ही महत्वपूर्ण है, चाहे वो यूपीएससी हो, यूपीपीसीएस हो, ठीक है, या कोई भी स्टेट की पीएससी हो। ठीक है, सभी के लिए ये महत्वपूर्ण है। अगर आप देने जा रहे हैं तो देखिए इस वीडियो को, अन्यथा मत देखिए, ये आपके लिए फिर महत्वपूर्ण नहीं है अगर आपको नहीं देना है तो। ठीक है, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए ये समस्या सभी को होती है जब भी आप आंसर राइटिंग करने जाते हैं। ठीक है, आपने क्वेश्चन देखा, ठीक है, तो क्वेश्चन देखा, आप क्वेश्चन देखने के बाद लास्ट में आपको लिखा रहता है कि टिप्पणी कीजिए या वर्णन कीजिए या डिफाइन कीजिए, नैरेट कीजिए, ठीक है, डिस्कस कीजिए। तो उनको जो पुछल्ले वर्ड्स हैं, वो पुछल्ले जो शब्द हैं, उनको समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आप उनको समझेंगे तभी एक अच्छा उत्तर लिख पाएंगे। ठीक है, आपने समझा नहीं, अब वहाँ पर लिखा था कि आप इसको डिफ़ाइन कीजिए, तो आपने डिफ़ाइन किया, ठीक है, लेकिन और भी पता नहीं क्या क्या जो उसमें नहीं है पूछा है वो भी आपने उसको बता दिया उसको। ठीक है, तो वो चीज़ फिर आपको नंबर नहीं दिलाएगी। फिर आप बाद में सोचेंगे यार मैंने बहुत अच्छा लिखा लेकिन नंबर मुझे मिला नहीं। तो ये चीज़ बहुत ध्यान रखना है चीज़ों को। अगर आपने पुछल्ले जो शब्द हैं उनको पकड़ लिया तो आपका जो उत्तर है वो प्रश्न के अनुरूप होगा और आपको नंबर भी अच्छे दिलाएगा। चलिए, कुछ शब्द हैं जिनका प्रयोग बार बार आयोग अपने प्रश्नों में करता है, चाहे वो यूपीएससी हो, चाहे यूपीपीसीएस हो, या कोई सा भी स्टेट हो, एमपीपीसीएस, बीपीएससी, आरएस, जो भी है, सभी में ये शब्द प्रयोग किए जाते हैं प्रश्नों के लास्ट में। तो देखिए, जो मैंने, वैसे तो बहुत सारे शब्द हैं, सूची बहुत बड़ी है, लेकिन मैं सिर्फ उन्हीं शब्दों को बताऊंगा जिनको बार बार पूछा जाता है, उसी पे ज़्यादा मैं एम्फेसाइज करूंगा आपको। और उसको अगर आपने ध्यान से सुन लिया, समझ लिया, तो आई होप कि मतलब आपको बहुत हेल्पफुल होगा। ठीक है, चलिए, जैसे पहला शब्द आता है कि इनुमरेट। इनुमरेट का मतलब, ऐसे अगर आप हिंदी हिंदी इंग्लिश दोनों में समझिए, क्योंकि दोनों में लिखा रहता है। और ध्यान दीजिएगा, कई बार ट्रांसलेशन में बहुत गड़बड़ी होती है। आप इनुमरेट लिखा हुआ है तो उसका कुछ ट्रांसलेशन हिंदी में कुछ और भी हो सकता है, लेकिन आप अंग्रेजी वाला जो देखिए उसी हिसाब से आप अपना उत्तर फ्रेम कीजिएगा। तो इमरेट का मतलब हुआ जैसे सूची बनाना। सूची बनाने का मतलब ये हुआ जैसे एग्जाम्पल में आप फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, ठीक है, तो लिखा है कि आप फंडामेंटल इनुमरेट द फंडामेंटल ड्यूटीज़। तो आप उसको आप सिर्फ लिस्टिंग उसकी थोड़ी सी महत्ता बता दीजिए। जैसे आंसर राइटिंग में सबसे पहले क्या होता है, इंट्रो होता है, ठीक है, ये तो रहना ही रहना है, फिर मेन बॉडी होगी, ठीक, मेन बॉडी होगी, फिर कंक्लूजन होगा। तो ये कोई भी प्रश्न आप लिखेंगे तो ये तीन चीज़ रहेगी रहेगी, हमेशा ध्यान रखिएगा। ठीक है, उसके बाद ही बीच में आपको क्या करना है वो सारी चीज़ें मैं बता रहा हूँ। तो आप इंट्रो लिखिए, उसमें आप बताइए कि किस भाग में कहाँ पे है, ठीक है, और उसके बाद फिर फंडामेंटल की वो सूची बता दीजिए। ठीक है, बना दीजिए 1 2 3 जो भी है 11 तक। उसके बाद आप कंक्लूजन दे दीजिए, बस इतना ही। ठीक है, नरेट करना जो नेक्स्ट है, जो ये टेल वर्ड है, नरेट यानी कथा वर्णन। कथा जैसे वर्णन करना किसी चीज़ का, सीक्वेंस वाइज वर्णन करना। ठीक है, जैसे गांधी जी का कोई मूवमेंट आप अगर कर रहे हैं, बता रहे हैं, उसके बारे में पूछा है, तो आपको उसको थोड़ा सा पहले से उसके बताना पड़ेगा कि हाँ भाई ये यहाँ से शुरू हुआ और बीच में ये हुआ और फाइनली फ्यूचर में जाके ये हुआ। यानी कि चौरा चौरी, जब मान लीजिए आप असहयोग आंदोलन या किसी चीज़ की बात कर रहे हैं, तो आपको बताना पड़ेगा कि शुरुआत कैसे हुई, क्या मतलब, एक सीक्वेंस वाइज में चलना है, तो वो नरेशन हो गया वो। ठीक है, नरेट करना, इधर उधर की बातें नहीं, सिर्फ सीक्वेंस में नरेट करना। ठीक है, डिफाइन करना जैसे आएगा, मान लो किसी चीज़ को डिफाइन करना है कि आपको लिखा है उसमें कि डिफाइन कीजिए, तो डिफाइन करने का मतलब ही है कि परिभाषित करना। आप इंट्रो लिखिए, इंट्रो लिखने के बाद मेन बॉडी में आप जो चीज़ पूछा है उसको भी आप लेकर के बता सकते हैं। पहले डायरेक्ट भी कई बार पूछता है कि आप इसको डिफाइन कीजिए, डिफाइन करते हुए ये बताइए, समस्याएं बताइए, निदान बताइए, इस तरीके से। तो आप उसको डिफाइन कर दीजिए। डिफाइन करने में फिर वो आप इंट्रो में ही उसको डिफाइन कर दीजिए, आपको अलग से इंट्रो लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, फिर उसके जो कीवर्ड्स हैं उसमें जो आपको समझ में आते हैं उस टॉपिक के, उस उन कीवर्डों को भी थोड़ा थोड़ा आप बताते हुए कंक्लूजन लिख दीजिए। ठीक है, देखिए जैसे इवेल्युएट, ये एसेस या एग्जामिन, ये तीनों का लगभग लगभग एक ही मीनिंग होता है और एक ही उसमें पूछे जाते हैं। तो इसमें क्या करना है, अब आपसे पूछा है कि एग्जामिन करना है या इवेल्युएट करना है, तो आप इंट्रो लिखिए,
ठीक है। फिर मेन बॉडी में आप उसके सकारात्मक नकारात्मक दोनों पक्षों को बताइए। जैसे कई बार होता है कि मैंने कई बुक्स में देखा है कि पूछा है एग्जामिन करने के लिए बोला है, तो एग्जामिन करने के लिए बोला है तो आपको दोनों चीज़ बतानी पड़ेगी। आप पॉजिटिव चीज़ बताइए और थोड़ा सा आप नेगेटिव भी बताइए, फिर दोनों को मतलब दोनों को क्लब करते हुए आप नेगेटिव को बताइए कि इसको आप क्या समाधान हो सकता है, और फिर एक आगे की राह मतलब बताते हुए, वे फॉरवर्ड बताते हुए कंक्लूजन दे दीजिए। ठीक है, तो वो उस तरीके से होता है। जैसे अभी पिछले 2021 में ही एक क्वेश्चन आया था, GS1 में आया था आई थिंक, हाँ GS1 में ही था। तो उसमें पूछा गया था कि आपको SDG इसका आपको बताना है, वैश्वीकरण का प्रभाव बताना है, प्रभाव का मूल्यांकन करना है। ठीक है, तो उसमें जो पूछा गया था उसमें कई एक दो बुक्स में देखा है मैंने आंसर जो लिखा है उसमें, तो उसमें वैश्वीकरण का प्रभाव सिर्फ नकारात्मक बता दिया है। भैया प्रभाव का मतलब हुआ कि आप दोनों बताइए ना, आप उसमें सकारात्मक प्रभाव क्या पड़ रहा है और नकारात्मक प्रभाव क्या पड़ रहा है, तो दोनों बताइए। अगर आप दोनों नहीं बता रहे हैं दैट मीन्स आपका आंसर सही नहीं है। GS3 में पूछा था कि भारत में औपचारिक क्षेत्र में रोजगार पर वैश्वीकरण के प्रभाव की समीक्षा कीजिए, तो समीक्षा कीजिए यानी उसका समीक्षा करना है, एग्जामिन करना है। अब देखिए समीक्षा, यहाँ पे मैंने समीक्षा नहीं लिखा है, लेकिन समीक्षा भी होता है, एग्जामिन का मतलब होता है समीक्षा। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि हिंदी और इंग्लिश का जो ट्रांसलेशन है वो देख लीजिएगा। हिंदी में ट्रांसलेशन हो सकता है परीक्षण लिखा हो या समीक्षा लिखा हो, मूल्यांकन लिखा हो, लेकिन इंग्लिश वर्ड में एग्जामिन रहेगा या असेस रहेगा या इवेल्युएट रहेगा, तो उन सब का तीनों का मतलब एक ही है। ठीक, तो इस तरीके से करना आप। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, जैसे कमेंट, ओपिनियन या व्यूज़। तो इस पर आपको अपनी राय देनी है, अपनी राय देनी है, और आपकी राय ऐसी होनी चाहिए जो एक्सेप्टेबल हो। ऐसा ना हो कि मतलब ऐसी चीज़ बता दिया जो कि मतलब पॉसिबल ही नहीं है, तो वैसी चीज़ नहीं बताना है। वो फिर एग्जामिनर के ऊपर जो है वो निगेटिव इम्पैक्ट डालेगी और आपका नंबर काट देगा, माइनस मार्किंग भी हो सकती है। ठीक है, जैसे यूसीसी पे आपकी राय है तो उसको आप मध्यम मार्ग बताते हुए आप चलिए आगे, ना एकदम एक्सट्रीम और ना ही एकदम जो है एकदम से आप ये बताइए, मध्यम मार्ग जो बुद्ध का है उसको अपनाते हुए बताइए। ठीक है, ये पर्पज और लक्ष्य के बारे में आप, उद्देश्य पूछ रहा है तो आप बता सकते हैं, उसमें प्रोग्रेस भी बता सकते हैं। SDG का मान लो पूछ लिया कि इनका गोल, उद्देश्य बताइए, लक्ष्य बताइए, तो उसको बताते हुए, SDG को बताते हुए उसमें क्या क्या प्रोग्रेस है वो भी बता दीजिए। एनालाइज करना यानी विश्लेषण करना, तो विश्लेषण में दोनों चीज़ आती हैं, मतलब ये परीक्षण भी है वो विश्लेषण में। ठीक है, आपको विश्लेषण करना है उसका बहुआयामी, मतलब आपको मल्टी डायमेंशनल आपको उत्तर उसमें देना है, अपनी राय भी देना है, पॉजिटिव निगेटिव बताते हुए अपनी राय दीजिए आप, वे फॉरवर्ड बताइए उसमें, और उसमें कंक्लूजन लिख दीजिए। ठीक है, एनालाइज मतलब विश्लेषण, तो विश्लेषण में आपको पॉजिटिव परीक्षण करना है। परीक्षण में मैंने क्या बताया था पहले कि पॉजिटिव और निगेटिव दोनों बताने हैं आपको। डिस्कस, चर्चा कीजिए। चर्चा कीजिए का मतलब होता है सभी पहलुओं पर चर्चा कीजिए। मान लीजिए कोई सब्जेक्ट, कोई टॉपिक दिया गया आपको, विकास करके दिया गया, तो वो किसके लिए क्या क्या मायने रखता है, किस तरीके से हुआ, तो सभी चीज़ों पे उस पर अलग अलग जो है वो चर्चा करनी है, आपको बताना है सबको कि ये चीज़ें हैं, ये चीज़ें। डिस्क्राइब करना है, वर्णन वर्णन करना है, तो आप उसमें थ्योरेटिकल पार्ट उसके बता सकते हैं, उसके सभी भागों पर चर्चा कर सकते हैं। जैसे फंडामेंटल राइट्स के बारे में, कितने भाग हैं, कहाँ है, क्या है, किस भाग का क्या प्रभाव है, कैसे, तो वो सारी चीज़ें इसमें वर्णन में आप बता सकते हैं। एक होता है क्रिटिकली एग्जामिन, मतलब समालोचनात्मक समीक्षा। ठीक है, तो समालोचनात्मक समीक्षा में क्या होता है, इसमें भी वही है कि पॉजिटिव निगेटिव दोनों बताना है आपको। ठीक है, फिर इन दोनों के आधार पे आपको निर्णय देना है। तो जैसे रॉल्स का न्याय वाला सिद्धांत है, ठीक है, तो वो किस तरीके से कार्य करता है, क्या उसमें अच्छी चीज़ें हैं, जो वेल ऑफ इग्नोरेंस वाला है, वो उस चीज़ की बात कर रहा हूँ मैं। उसमें आपको किस तरीके से वो सही है या उसका प्रभाव सही नहीं है, भारत में किस तरीके से लागू हो सकता है, नहीं हो सकता, वो सब बताते हुए आपको निर्णय देना है। ठीक, तो उस वो है क्रिटिकली एग्जामिन। इल्यूसिडेट मतलब सरलीकरण करना है, किसी कोई चीज़ दिया है उसको सरल भाषा में आप वर्णन कीजिए, उदाहरण दीजिए, उसका एग्जाम्पल दीजिए। ठीक है, उसको एलेबरेट कीजिए, वो होता है इल्यूसिडेट। ठीक, एक होता है ये कॉन्सिक्वेंसेज वाला परिणाम, तो ये आप बता सकते हैं। परिणाम ये ज़्यादातर कम ही पूछा जाता है, जो पूछा जाता है मेन मेन चीज़ें वो बता रहा हूँ मैं आपको। जैसे सिग्निफिकेंस, महत्व बताना है, तो उसमें महत्व आपको पूछेगा,
तो उनके बारे में सारा सब कुछ बताना है। जैसे महात्मा गांधी के महत्व के बारे में पूछ लिया, ठीक है, तो उनका महत्व बताइए आप, स्वतंत्रता, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में उनके महत्व पर चर्चा कीजिए। कोई भी, जितने भी नेता हैं, महान नेता, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, तो किसी के भी व्यक्तित्व पर महत्व पूछ सकता है, तो उनके महत्व को बताना है। ठीक, देखिए, कंपेयर, कंपेयर में भी आता है, जैसे तुलना करना है, तो गलती कर देते हैं लोग। कंपेयर करने में सिर्फ आपको समानता समानता ही नहीं दिखानी है, असमानता भी दिखानी है। कंपेयर करना, सीधे क्वेश्चन आता है कि इनका तुलनात्मक परीक्षण कीजिए, तो उसमें क्या है, आपको दोनों चीज़ें देखनी है। एक तो आपको दोनों में समानता भी बतानी है, आप एक तरफ लिखिए समानता और एक तरफ लिखिए असमानता, दोनों को बताते हुए चलिए, वो है कंपेयर। ठीक है, एक्सप्लेन करना पूछता है वो, एक्सप्लेन करना तो व्याख्या या स्पष्ट कीजिए, उसमें आप महत्व के साथ उसमें पॉजिटिव और निगेटिव चीज़ें बताइए, एक्सप्लेन कीजिए उसको, फिर उसमें कंक्लूजन दे दीजिए आप। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया इसमें। आई होप कि ये वीडियो अच्छा लगा होगा। जो ये छूटा हुआ, जैसे इलुस्ट्रेट, इलुस्ट्रेट में आपको उदाहरण बताना है। ठीक है, जैसे मैप, डायग्राम वगैरह वो सब बना के आपको इलुस्ट्रेट कर देना है, यानी कि उसको विशदीकरण बोलते हैं, तो वो उदाहरण आप दे दीजिए उसमें। ठीक है, जस्टिफाई या एडवोकेट, तो उचित ठहराना, आपसे पूछेगा कि जस्टिफाई कीजिए, तो उसमें आपको पॉजिटिव चीज़ ही बतानी है। जस्टिफाई करना है मतलब आप देखिए पॉजिटिव चीज़ बताइए, जैसे यूबीआई के बारे में, यूनिवर्सल बेसिक इनकम के बारे में हो गया, या डायरेक्ट बेनिफिट टैक्स जो ट्रांसफ़र होता है, डीबीटी, वो उसके बारे में बताइए आप। उसको निगेटिव चीज़ों को थोड़ा कम, लेकिन पॉजिटिव पे ज़्यादा फोकस कीजिए। ठीक है, तो ये हो गया। ठीक है, इम्प्लीकेशन एंड कॉन्सिक्वेंसेज मैंने बता दिया आपको। कॉन्ट्रास्ट एंड डिस्टिंग्विश, यानी कि अलग अलग विपरीत बातों को एक साथ बताना। जैसे फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी के बारे में बताया जाएगा, पूछा जाएगा, तो आपको उसमें पूछा रहेगा कि भैया डिस्टिंग्विश कीजिए, तो आपको अलग अलग विपरीत बातों को बताना है। इसमें ये है तो इसमें ये है, ठीक है, ये प्रवर्तनीय है न्यायालय में, ये नहीं है, तो इस तरीके से उसको अलग अलग करके बताना है। ठीक है, तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। टेल वर्ड्स आपने अगर समझ लिए तो आधा काम तो आपका वहीं हो जाता है। ठीक है, आंसर राइटिंग में टेल वर्ड्स का बहुत बड़ा रोल होता है। अगर आपने प्रश्न के मुताबिक उत्तर नहीं दिया तो आपका उत्तर फिर सामान्य हो जाएगा, और अगर मान लीजिए 10 नंबर का या 15 नंबर का क्वेश्चन है तो आपको बहुत सिंपल से मार्क्स मिलेंगे, 2-3 नंबर मिल जाएंगे, बस, इससे ज़्यादा नहीं मिलेंगे। लेकिन अगर आपने प्रश्न के अनुरूप आपने उत्तर लिख दिया तो आपको 6, 7, 8 नंबर तक मिल सकते हैं। ठीक है, तो आई होप कि अच्छा लगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ आप इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। काफ़ी सारे बच्चे हैं जिनको टेल वर्ड्स में दिक्कत होती है, तो प्लीज़ आप शेयर कर दीजिएगा, लोगों तक पहुँचाइए, बच्चों तक। ठीक है, चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।